पास आज हमारा लास्ट लेक्चर है इस सेमेस्टर का। और कल या परसों हम एक ज़ूम मीटिंग करेंगे जिसमें हम एग्ज़ाम्स के सिनेरियो को डिस्कस करेंगे, किस तरह हमने एग्ज़ाम लेना है। तो आज ये हमारा लास्ट लेक्चर है, कॉन्टिन्यूएशन है जो मैंने लास्ट आपको लेक्चर दिया था उसकी, जहाँ हमने एजुकेशन को, रिलीजन को और कल्चर को डिस्कस किया था। उसके अलावा दो और फैक्टर्स थे जिसे हमने डिस्कस करना था। उसमें से एक हमारा था कि किस तरह वर्ल्ड चेंज हुई है, तो उस तरह ट्रेंड्स भी चेंज हो गए हैं। दूसरा ये था कि इन्वायरमेंट ने या बायोडाइवर्सिटी जिस तरह चेंज हुई है उसने क्या इम्पैक्ट डाला है हमारे न्यूट्रिशनल ट्रेंड्स के ऊपर, हमारे खाने की आदत के ऊपर। हमारी किस किस्म का, पहले हम हाई हाई कैलोरी फूड लेते हैं, हाई प्रोटीन फूड लेते हैं, किस तरह का फूड विद द चेंजिंग ट्रेंड्स हमने चेंज किया है। तो सबसे पहले अब हम करेंगे कि न्यूट्रिशन ट्रांजिशन कैसे हुई है। न्यूट्रिशन ट्रांजिशन ये है कि पहले हम किस तरह का खाना खाते थे और विद द पैसेज ऑफ द टाइम जो हमारे पास न्यू डिस्कवरीज आई हैं या वर्ल्ड इतनी मॉडर्न हो चुकी है, तो उसमें हमारी डाइट के ऊपर क्या फ़र्क पड़ा है। क्योंकि दुनिया में तकरीबन हर चीज़ की ट्रांजिशन हुई है। पहले अगर हम लोग फलों को या वेजिटेबल्स को डायरेक्ट फील्ड से लिया करते थे, डायरेक्ट खेत से लिया करते थे। अब वो प्रोसेस्ड मील की जगह उसकी जगह आ गई। आप देखते हैं कि आपका जंक फूड इंक्रीज़ हुआ है, आपको पिज़्ज़ा आसान से मिल जाता है। वो जो हमारी फ्रेश डाइट थी उसको रिप्लेस कर दिया गया है। तो वो डाइट जिसमें हम ग्रेन्स और वेजिटेबल्स लिया करते थे, अब उसकी ज़्यादा शुगर इंटेक हो गया है, सॉल्ट का इंटेक ज़्यादा हो गया है, फैट परसेंटेज इंक्रीज़ हो गई है, कार्बोहाइड्रेट्स हमने बढ़ाना शुरू कर दिए हैं, जिसकी वजह से ओवरऑल जो हमारा हेल्थ स्टेटस था वो मुतासिर हुआ है। बेटा एक बात याद रखें कि आपका न्यूट्रिशन का स्टेटस, कि किस तरह आप खाना खा रहे हैं, कौन सी डाइट ले रहे हैं, इसका इवेंचुअल अफेक्ट आपके हेल्थ के ऊपर होता है। इसलिए न्यूट्रिशन और हेल्थ का आपस में एक डायरेक्ट लिंक है। बल्कि मॉडर्न रिसर्च जितनी भी हो रही है वो इस पे हो रही है कि हम न्यूट्रिशन के ज़रिए किस तरह डिजीज़ की प्रिवेंशन कर सकते हैं। दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, एक सोशल डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिजीज़, किसी भी डिजीज़ के सोशल डिटर्मिनेंट्स क्या हैं, दूसरा उसके न्यूट्रिशनल एस्पेक्ट्स कौन कौन से हैं। तीसरा ये हुआ कि दुनिया में पहले अंडर न्यूट्रिशन थी, क्योंकि इनकम इतनी ज़्यादा नहीं थी, अर्बनाइजेशन नहीं हुए हुए थे, लोगों के पास इतनी चीज़ें जनरेट नहीं होती थी। कुछ लोग बहुत अमीर थे, बाकी गरीब थे, तो अंडर न्यूट्रिशन ज़्यादा थी। अब उसकी जगह, उस अंडर न्यूट्रिशन की जगह ओवरवेट ने लेनी है। रीसेंट 3 या 4 डेकेड्स का जो सबसे ज़्यादा हाई प्रेवलेंस का डिजीज़ है वो ओबेसिटी है। अच्छा, किस किस फैक्टर ने न्यूट्रिशनल ट्रांजिशन को अफेक्ट किया? इनकम ने किया, इंटरनेशनल फूड कॉर्पोरेशंस ने किया, फूड इंडस्ट्री ने किया, अर्बनाइजेशन ने किया, ट्रेड ने किया और हमारे बिहेवियर ने किया। इनकी मैं सबकी थोड़ी थोड़ी बात, मोटी मोटी बात बनाएंगे। इनकम किस तरह कि ये एक बड़े कॉमन से बोल रहे कि जिस तरह आपकी इनकम इंक्रीज हुई और प्राइस, फूड की प्राइस ओवरऑल कम हुई, क्योंकि प्रोडक्शन भी इंक्रीज हुई, तो प्राइसेस फूड की कम हो गई, जिसकी वजह से हमारी फूड कंजप्शन ज़्यादा होने लगी। एनिमल बेस्ड भी और प्लांट्स बेस्ड भी, जितने भी प्रोसेस फूड थे उसकी कंजप्शन ज़्यादा होने लगी। दूसरा, इंटरनेशनल फूड कॉरपोरेशंस, वो कॉरपोरेशन जो एक ख़ास वर्ल्ड का लाइफस्टाइल था, अब वो पूरी दुनिया में फैल रहा है। जिसकी एग्जांपल ये मैकडोनल्ड्स, केएफसी, आपके जंक फूड्स या आपके पिज़्ज़ाज, जो एक स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द वर्ल्ड का लाइफस्टाइल था, वो आज तकरीबन दुनिया के हर कोने में हो रहा है। लेकिन उसका चेंज सिनेरियो ये है कि डेवलपिंग कंट्रीज़ में वो फूड जैसे मैकडोनल्ड्स है या केएफसी है, वो एक सोशल स्टेटस सिंबल भी समझा जाने लगा। वेयर एज डेवलप कंट्री में आज तक उसे गरीब लोगों का खाना समझा जाता है। तीसरा, फूड इंडस्ट्री मार्केटिंग। मार्केटिंग ने हमारे ओवरऑल पर्सपेक्टिव को चेंज करना शुरू कर दिया। जब हमारे इकॉनमी के अंदर ग्रोथ आई तो लोगों ने समझा कि जब तक आप मार्केटिंग नहीं करेंगे फूड की, आप लोगों को अट्रैक्ट नहीं कर सकेंगे। अब आप कहीं भी जाएं, किसी रोड के ऊपर जाएं, आपको फूड की मार्केटिंग नज़र आती है। एक ही मार्केट में लिखा होता है कि आपने हेल्दी वेजिटेबल्स लेनी है, वहीं साथ आपको के मैकडोनल्ड्स या केएफसी या जंक फूड की एडवर्टीजमेंट भी नज़र आती है।
कहीं एक जगह लिखा होता है कि आपने शुगर इंटेक कम करना है, वहीं आपको पेप्सी कोक वगैरह की प्रेजेंटेशन भी नज़र आती है। तो मार्केटिंग ज़्यादा हो गई, क्योंकि फूड के साथ बिजनेस लिंक हो गया। तो किसी भी चीज़ के साथ जब बिजनेस या प्रॉफिट लिंक हो जाता है और मार्केटिंग आ जाती है, वहाँ हेल्थ का फैक्टर बहुत पीछे चला जाता है। चौथा, अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन ने जहाँ फ़ायदे किए वहाँ नुकसानात भी किए। फ़ायदे ये हुए कि अर्बनाइजेशन की वजह से एक एक हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर आया। उस इंफ्रास्ट्रक्चर ने फूड की जो सी डिस्ट्रीब्यूशन थी उसे आसान बताया। आज से इवन 50-60 भी ज़्यादा है, 30-35 साल पहले भी, इनफैक्ट 20 साल पहले भी पाकिस्तान के रूरल एरियाज़ के अंदर ग्रॉसरी पहुंचाना एक बहुत बड़ी चीज़ हुआ करती थी। इसी तरह जो हमारे रूरल एरिया है, वहाँ से हमारे अर्बन एरियाज़ में फूड को लाना एक मसला हुआ करता था। लेकिन क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हुआ अर्बनाइजेशन की वजह से, तो फूड डिस्ट्रीब्यूशन भी अच्छी होने लगी, सुपरमार्केट्स बड़ी बनने लगी, हमारी ट्रेन डेंसिटी, हमारी रोड डेंसिटी हमारी इंक्रीज हुई, जिसकी वजह से फूड सिक्योरिटी के इशू को हमने एड्रेस किया। लेकिन अर्बनाइजेशन का नुकसान क्या हुआ, कि वो फूड जो कन्वीनियंस फूड था, ऐसा फूड जो हम कहते थे कि जिसमें हमें खुद काम ना करना पड़े, इजीली अवेलेबल हो, हमने वो करना शुरू कर दिया, जिसके अंदर फैट, सॉल्ट। इसकी एग्जांपल आप रोज़ दिन भर भेजते हैं, आप यूनिवर्सिटी जाते हैं, यूनिवर्सिटी में दिन में आप क्या खाते हैं, आप कोई पिज़्ज़ा मंगवा लेते हैं, कोई बर्गर मंगवा लेते हैं। ये अर्बनाइजेशन का नुकसान है, ये ईजी एक्सेस का, इंफ्रास्ट्रक्चर का, ट्रांसपोर्ट सिस्टम का नुकसान है। इसके अलावा ट्रेड लिबरेशन, जैसे जैसे दुनिया में ट्रेड का कॉन्सेप्ट बढ़ने लगा, मल्टी नेशनल जो सी कंपनीज थी फास्ट फूड की, उन्होंने अपनी चेन्स दुनिया भर में फैलाना शुरू कर दी, जिसकी वजह से इंक्रीज अवेलेबिलिटी हुई मीट की, डेयरी की। फॉर एग्जांपल, अगर पाकिस्तान आज दुनिया में दूसरे नंबर पे बड़ा मुल्क है जो मिल्क को एक्सपोर्ट करता है, ये एक्सपोर्टेशन इतनी इजी नहीं थी आज से 30-40 साल पहले, क्योंकि ट्रेड की हमारे पास फैसिलिटीज़ कम थी। आज ट्रेड की फैसिलिटीज़ ज़्यादा है, तो ये चीज़ें भी ज़्यादा हैं। फिर कंज्यूमर एटीट्यूड एंड बिहेवियर, ये बात आप सब ने शायद एक्सपीरियंस भी की हो कि आपके उससे बिलीव्स हैं सर्टन फूड की जानिब। आपका कल्चर, आपका रिलीजन, आपका एटीट्यूड, वो डिसाइड करता है कि आप क्या खाएंगे, क्या नहीं खाएंगे। तो ये हमारा न्यूट्रिशनल ट्रांजिशन हुई। फिर इन्वायरमेंटल फैक्टर, कि जैसे जैसे ग्लोबल इन्वायरमेंटल हैजर्ड बढ़े या ग्लोबल इन्वायरमेंट चेंज आई, जिसमें हमारी एक्सट्रीम वेदर आना शुरू हुए, ग्लोबल वार्मिंग आना शुरू हुई, जिसकी वजह से हमारा इकोसिस्टम डिस्टर्ब होने लगा, हमारी ओजोन लेयर डिप्लीशन हुई। इकोसिस्टम जब आपका एक दफ़ा डिस्टर्ब हुआ, तो आपकी बायोडाइवर्सिटी डिस्टर्ब हुई। आपने शायद बायोडाइवर्सिटी या फूड वेब कहीं पढ़ा हो, वेब सिस्टम क्या होता है फूड वेब का, कि किस तरह सनलाइट से एनर्जी आती है आपके प्लांट्स की तरफ, प्लांट्स उसको उस 10% सिर्फ एनर्जी को फोटोसिंथेसिस करते हैं, फिर उसको प्राइमरी कंज्यूमर लेते हैं जो उसकी 10% एनर्जी को फिर सेकेंडरी कंज्यूमर में पहुंचाते हैं, फिर टर्शरी कंज्यूमर में। और ये फूड वेब की वजह से इकोसिस्टम आपका चलता रहता है। लेकिन अगर बीच में से एक भी स्पीसी मिसिंग हो जाए, किसी भी एक भी स्पीसी को आप ख़त्म कर देंगी, जो जो एक्सटिंक्ट हो जाए, तो आपका पूरा इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है। एक्सटिंक्शन किसी भी वजह से हो सकती है, ग्लोबल वार्मिंग उसकी वजह हो सकती है, कोई भी क्लाइमेट चेंज हो सकती है, फ्रेश वाटर ना होना सकता है, लैंड डिग्रेडेशन हो सकती है। ये सब चीज़ें मिलकर आपकी न्यूट्रिशन के ऊपर अफेक्ट डालती हैं। किस तरह अफेक्ट डालती हैं, कि आपकी जितनी भी एग्रीकल्चर बेस्ड फूड प्रोडक्ट्स हैं, वो डिपेंड करती हैं आपके क्लाइमेट के ऊपर और आपके इकोसिस्टम के ऊपर। एक दफ़ा जब ये क्लाइमेट, सीजनल चेंजेस की वजह से क्लाइमेट चेंज होना शुरू हो जाता है और इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो, तो वो प्रोडक्ट जो नेचुरली एक एनवायरमेंटल बेस्ड थी, क्लाइमेट बेस्ड थी, उनके अंदर भी चेंजेस आना शुरू हो जाती है। तो सीजनल वेरिएशन की वजह से जो आपके डाइटरी पैटर्न्स हैं, उनके अंदर भी चेंजेस आना शुरू हो जाती है। जैसे क्या हो सकता है, न्यूट्रिशनल स्टेटस जो सा कम्युनिटीज़ का है, अगर इन्वायरमेंटल चेंजेस आएंगी तो उनकी डाइट के अंदर भी वेरिएशन आएगी, अर्बन में डिफरेंट आएगी, रूरल में डिफरेंट आएगी। सीजनल वेरिएशन की वजह से
आपकी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के ऊपर अफेक्ट होता है, जिसकी वजह से जो डाइटरी चेंजेस होती हैं वो आपकी वेट और ग्रोथ के स्टेटस को अफेक्ट करती हैं। रेनी सीजन के अंदर जहाँ स्कैर्सिटी ऑफ द फूड हो रही होती है, वहाँ आमतौर पर न्यूट्रिशनल स्टेटस लो होता है। तो प्रायर टू हार्वेस्ट किसी भी कम्युनिटी के अंदर, ख़ास तौर पर ऐसी कम्युनिटी जो एग्रीकल्चर बेस्ड हो, उसके अंदर न्यूट्रिशनल स्टेटस कम होता है प्री हार्वेस्ट सीजन में, और पोस्ट हार्वेस्ट में वही न्यूट्रिशनल सीजन इम्प्रूव होना शुरू हो जाता है। एक चीज़ होती है जिसे हम कहते हैं हंगर सीजन। हंगर सीजन क्या होता है कि फॉर एग्जांपल आपकी कोई भी प्रोडक्ट है, चाहे वो वीट है, आपके राइस हैं, आपकी शुगर है, आपके फ्रूट्स हैं, आपकी वेजिटेबल्स हैं, जो भी आपकी ये उसी बेसिक फूड्स एंड वेजिटेबल्स एंड क्रॉप्स हैं, ये एक सर्टन सीजन में आती हैं। उसके बाद आपने उसको स्टॉक करना होता है फॉर द रेस्ट ऑफ द सीजन। कई दफ़ा ऐसा होता है कि वो आपका जो हार्वेस्ट स्टॉक होता है वो डिमिनिश्ड हो जाता है, वो मार्केट से कम हो जाता है। आप सुनते हैं कि फलां का फलां क्रॉप का या चीनी का बहरान आ गया या गंदम का बहरान आ गया। वो क्यों? क्योंकि आपके पास उसकी स्टॉक पूरी नहीं होती पूरे साल के लिए। जब वो स्टॉक ख़त्म होती है, चीज़ों का बहरान आता है, तो फूड की प्राइस ज़्यादा हो जाती है। जब फूड की प्राइस ज़्यादा होती है तो वो कंट्रीज जो पहले ही स्ट्रगलिंग होती हैं पॉवर्टी की वजह से, उधर पॉवर्टी और ज़्यादा बढ़ती है, न्यूट्रिशनल स्टेटस और कम होता है, एम्प्लॉयमेंट कम होती है, हंगर बढ़ता है, अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास कम होती हैं। और इसके ऊपर आइसिंग ऑन द केक क्या होती है कि कई दफ़ा ये जो सा आपका हार्वेस्ट स्टॉक ख़त्म होने का टाइम है, यही रेनी सीजन का भी टाइम होता है। तो ये आपस में कॉकटेल बन जाता है, जिसकी वजह से सिकनेस भी आ जाती है। आपको पता है रेनी सीजन वेक्टर बॉर्न डिजीज के लिए बड़ा ही फ्रूटफुल सीजन है। जब भी रेन आती है तो ख़ास तौर पर मॉस्किटो बेस्ड जितने भी डिजीज़ हैं, मलेरिया, डेंगी या और भी जितने भी, इन सब की प्रेवलेंस बढ़ जाती है। तो आपके पास हार्वेस्ट किया हुआ स्टॉक नहीं है, आपके पास इनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, न्यूट्रिशनल स्टेटस कम हो रहा है, और ऊपर से आपके ऊपर डिजीज़ का भी हमला है। तो ये हंगर सीज़न पूरा एक 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 विशियस साइकिल होता है जो आपके तमाम सेक्टर्स को अफेक्ट करता है। तो ये जो हमारे दो लेक्चर्स थे, इसके अंदर की मैसेज क्या है कि कल्चर कल्चर और रिलीजन का क्या अफेक्ट होता है ग्रुप्स के ऊपर। तो जब भी आप लोगों के ऊपर काम करेंगे, आप उनके कल्चर और रिलीजियस बिलीव्स के मुताबिक करेंगे। आप किसी को रिलीजन से हटाकर नहीं कर सकते। आप किसी मुस्लिम को ये नहीं कह सकते कि भाई आप शराब पियो, क्योंकि ये एक रिलीजियस चीज़ है। आप किसी मुस्लिम को ये नहीं कहते कि आप फास्ट ना रखो, क्योंकि ये रिलीजियस चीज़ है। इसी तरह आप किसी भी ज्यूज़ को ये नहीं कह सकते कि आप एक ख़ास सीज़न में ख़ास चीज़ें ना लो। आप किसी हिंदू को ये नहीं कह सकते कि आप डेयरी प्रोडक्ट्स को ना लो या मीट को यूज़ ना करो। इसी तरह मैटरनल और चाइल्ड दोनों के ऊपर कल्चर का अफेक्ट होता है। न्यूट्रिशनल स्टेटस का पैटर्न चेंज होता है जैसे जैसे ट्रांजिशन आ रही है। इसके बाद सीजनल वेरिएशन का किस तरह अफेक्ट होता है, और हंगर पीरियड किस तरह आपके डिजीज़ को लाता है और आपका न्यूट्रिशनल स्टेटस को कम करता है। तो क्लास ये हमारा आज का लेक्चर था। होपफुली आपको पसंद आया होगा, अच्छा लेक्चर था। अब इंशाल्लाह हम जूम मीटिंग में मिलेंगे और उसमें हम डिस्कस करेंगे अपने एग्ज़ाम्स को। थैंक यू।